बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथी एंकर हरमीत हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज शेयर कर लूं। जी बिल्कुल ठीक, आज की टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गुज़िश्ता रोज भी कौमी असेंबली का इजलास जो था वो हंगामा आराई हंगामा खेजी की नजर हो गया। शहबाज शरीफ को तकरीर फिर से नहीं करने दी गई। तीसरा दिन था और फिर भी वो तकरीर जो थी वो अपनी मुकम्मल नहीं कर सके। बोतलें चलती रही, लड़ाई मार सैनिटाइजर उठाकर मारा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नून लीगी रुकन जो थे उन्होंने पीटीआई रुकन की तरफ सैनिटाइजर फेंका था, फिर ये हंगामा आराई शुरू हुई थी। खैर ये ब्लेम गेम का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। खैर हम इस पर बात करेंगे। फिर सिंध में कुत्तों के काटने के जो वाकयात हैं उनमें होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। जिलाई इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है, सूरत हाल जानेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर अगली जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा अहम है। तालीमी इदारों में बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात पेश आते हैं, बच्चों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। किस तरह से बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है अबाउट गुड टच एंड बैड टच, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ग्रोइंग एज में बच्चों की न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हेल्दी डाइट का इंतखाब पेरेंट्स किस तरह से कर सकते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। बड़ा अहम ये मौजू है। उसके बाद आपको बताएंगे कि टैक्स जो है, ऑब्वियसली कोई भी मुल्क जो है वो टैक्स रेवेन्यू के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अब क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं रऊफ साहब उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे PSL के सनसनीखेज मुकाबले की। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच था वो मुल्तान सुल्तान जीत गया। इरफान ज़हीर और के आसिफ हमारे साथ इस स्टोरी पर मौजूद होंगे। सबसे पहले कौमी असम्बली के इजलास को डिस्कस कर लेते हैं। रऊफ साहब, तीसरा दिन था और शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं मुकम्मल करने दी गई। और इसके साथ साथ कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने 7 अरकान जो थे उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जो परसों जो हंगामा राई हुई उस पर मुलव्विस थे। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ज्यादा जो उनकी तादाद है मेजॉरिटी में वो अपोजिशन के अरकान की है और हुकूमत के सिर्फ 3 मेरे ख्याल में अरकान है जिनको पीटीआई के हैं, 3 नून लीग के हैं और एक पीपल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह पीपल्स पार्टी के हैं और शेख रुहेल अस्कर को 7 लोगों को किया। लेकिन मसला ये है कि जो एक इरादा किया था, एक बड़ा गुस्से भरा एक पैगाम दिया गया था फवाद चौधरी की तरफ से कि अगर हमारे वज़ीर ख़जाना को तकरीर नहीं करने दी गई, हमारे वज़ीर आज़म को बोलने नहीं दिया जाता तो हम भी बोलने नहीं देंगे। ये जो उन्होंने पहले से बात कर दी थी, इसका मतलब यही था कि कल भी यही होगा। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब तीसरा दिन था अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर सके और फिर वही हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल हो रही है, इतनी गाली गलोच है और गाली गलोच वही एक दूसरे की माँ बहन के नाम लेके और एक दूसरे का फिर चोर चोर और पता नहीं क्या क्या और वो इस तरह की जो नारेबाजी होगी, ये बड़ी बदतहजीबी की बात है, बदतहजीबी की बात है। और सर ये जो कार्रवाई की गई है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, उसमें ये भी एक मामला उठाया जा रहा है कि किसी विफाकी वजीर के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की गई। आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न है? मतलब उसमें हम देख रहे थे शीरी मजारी थी, फवाद चौधरी थे, जरताज गुल साहिबा थी, मलिका बुखारी थी, ये तमाम भी उस हंगामा राई में पेश थे। शफकत महमूद, हाँ शफकत महमूद डेस्क के ऊपर मार रहे थे, उनको नहीं कहा गया। हालांकि उनको हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर कि उनका फर्ज था, सीनियर मेंबर थे। वैसे रऊफ साहब जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आप दोनों को, लेकिन अगर आप देखें तो जिसका जितना बस चला है उसने उतना ही वार किया। और मैं तो कल भी कह रहा था कि गजा की पट्टी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इजरायली फौज आई हुई है गजा की पट्टी पे, फलस्तीनी कहीं पत्थर फेंक रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि वहां पे हम देख रहे हैं कि परवेज खटक जो बेचारे अपने सेहत के मुताबिक कुछ और उनको ना मिला तो उसने पेन उठाया और पेन दे मारा। कल रुहेल असगर साहब जो है, शेख रुहेल असगर साहब, उनका बयान बड़ा मुतनाज़े किस्म था। पार्लियामेंट में हमारे कुछ साफी गए और उसने कहा कि गाली तो पंजाब का कल्चर है। तो यकीन माने बड़ा दुख हुआ कि क्या पंजाब में अगर हम देखें तो क्या बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी, बाबा गुनाह जी ने क्या हमें ये कल्चर सिखाया? क्या पंजाब का कल्चर वाकई गाली गलोच का है? तो बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि कल्चर के साथ आप इस चीज को मुंसलिक करते हैं तो बड़ा दुख होता है इस बात का। और जिस तरह आपने की बात स्पीकर के हवाले से, तो हमेशा इनको नोटिस जारी किए जाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं आगा रफी, इनको तो चारों पे पकड़ा नहीं जाता, हमेशा ये लड़ने उतर आ जाते हैं। और जैसे ये रेसलिंग के लिए आए हैं
तो इनके खिलाफ बाकायदा कुछ इस किस्म की कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि इस किस्म के जो मामलात हैं इस पे रोकथाम हो सके। और ये जो हालात चल रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि शुरुआत जो है वो नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरवर ने, तो तब भी उनको स्पीच करने नहीं दिया गया। तो अब जब देखें तो अब मौका इनके पास है, हालात इस किस्म के एक दूसरे को बोलने तक नहीं दिया जाए तो आगे मुल्क को कैसे चलाया जाएगा। कल हमने बात भी की थी कि नूर आलम जो है, जो पीटीआई के मेंबर हैं, हालांकि उन्होंने जो ट्वीट की वो बड़ी एक तरह से सबके लिए सोच विचार के लिए एक फूड फॉर थॉट जिसको कहते हैं वो है, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने बरस हो गए हैं और हमें सोचना चाहिए कि हमने महंगाई या इस तरह के जो दूसरे मसाइल हैं उसकी तरफ कितनी तवज्जो दी है। कल के बारे में भी उन्होंने कहा कि इस किस्म की गाली गलोच मेरा सर शर्म से झुक गया। तो हकीकत यही है कि हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम भी आपस में कह रहे हैं कि हम अगर एक महज़ब दुनिया के बासी हैं, महज़ब कौम के बासी हैं, हमें पैगाम देना है लोगों को। पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है पाकिस्तान, जग हसाई हुई है। और मसला ये है कि एक आड़ में छुपा जाता है कि जी पूरी दुनिया में इसी तरह के वाक़यात होते हैं, मिसालें दी जाती हैं। ये मिसालें को अच्छी मिसालें नहीं है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस लेवल तक नहीं होता जो परसों एक दिन हुआ। और ये बार बार ये बात कही जा रही है कि शायद ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। अब पता नहीं इस खबर में कितनी सदाकत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपने वज़रा और इसको दे सकता है। फिर एक और ये भी बात थी, देखिए धोखा रऊफ साहब को अगर हम बात करें, रऊफ साहब माजी में अगर हम देखें तो आपको याद होगा कई ऐसे अल्फाज बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो आज मैं स्क्रीन पे नहीं बता न उसके हवाले से ना बोल सकता हूँ, अल्फाज बयान कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हम माजी में भी बहुत देखी हैं। 2011-12 में इस किस्म की फाइटिंग हुई थी कि यकीन माने ऐसे लग रहा था कि कोई रेसलिंग हो रही है और बहुत बड़े बड़े रेसलर आए हुए हैं। तो ये मामला जो है ये आपके नहीं है बल्कि माजी इससे, और अब तो सोशल मीडिया हो गया तो चीजें सामने आ ही जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे अल्फाज खवातीन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कि यकीन माने कि वहां पे खवातीन का जाना भी बड़ा मुश्किल होता था पार्लियामान में। तो ये चीजों पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि यही चीज आगे दुनिया देख रही है या हमारी अवाम देख रही है, जिन्होंने वोट दिए इनको ऐवानों तक पहुंचाया, जो हमारे डेली इन पे जो हमारे अखराजात आते हैं, जो टैक्सेस जो हमसे लिए जाते हैं और इनकी जेबों में जाते हैं और जाके ये झगड़े और रेसलिंग करके आते हैं, तो फायदा क्या होता है फिर? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये अच्छी बात लगी कि स्पीकर कौमी असेंबली ने गुज़िश्ता रोज ये कहा है कि 3-3 ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से 3 अरकान हो जाए और 6 मेरे ख्याल में चलें। खैर इस बारे में फिर थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन मतलब बात यह है कि 6 कमेटियां बनाई जाएं ताकि वो बैठ के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको फाइनलाइज करें ताकि असेंबली की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब उसके बारे में भी है ना कि वो अपोजिशन ने नाम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं देते। इस किस्म की बदतमीजी हुई है कि इसका कोई सदेबाब कुछ। लेकिन ये ब्लेम गेम जो है ये नहीं समझ आ रही। मतलब नून लीग वाले जो हैं वो पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पीटीआई वाले नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वीडियोस भी हालांकि मौजूद हैं, लेकिन खैर अभी इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रऊफ साहब आपको क्या लगता है कि जो टीवी चैनल्स जो हैं उनको ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि मतलब हमें दिखाते हुए लोगों को शर्म आ रही होती है कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने होते हैं ऐवान में आकर, लेकिन ये जब इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं तो आवाम को और पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे टीवी चैनल्स को ये चीज़ें दिखानी चाहिए? अगर ये नहीं भी दिखाएंगे मेरा ख्याल है कि बाहर तो निकल जाएंगी। अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ जाएगी। ये ज़्यादा मेरे ख्याल में एक चेहरा आईना दिखाने वाली सूरत हाल है। मेरा तो ख्याल है दिखा के बाकी इनको आईना दिखाना चाहिए कि ये देखो तुम क्या कर रहे हो। और फिर इसी को हम कल भी बात कर रहे थे, हरमीत ने भी कल कहा था कि इसी चीज़ को अवाम ने कॉपी करना। गली मोहल्लों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने इसी को कॉपी करना है। तो क्या ये सबक हम दे रहे हैं? क्या ये पैगाम हम दे रहे हैं पूरी कौम को? बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें मीडिया पर नहीं दिखानी चाहिए और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। खैर हम शो में आगे बढ़ते हैं और एक और मज़ीद सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि सिंध में जो कुत्ते के काटने के वाक़यात हैं उनमें होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है और जो ज़िला इंतज़ामिया है रऊफ साहब वो बड़ी नाकाम दिखाई दे रही है कुत्तों के खात्मे के हवाले से। अब कल भी हम जब शो डिसाइड कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि सिंध में 2 तरह के, बल्कि सिंध क्या पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक वो जो कहते हैं कि कुत्तों का खात्मा होना
देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए जो आवारा कुत्ते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग हैं जो कहते हैं कि जानवरों के हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए और इनको जो मारना है वो इनके स्टेरिलाइज कहते हैं बिल्कुल मतलब खिलाफ, इसके खिलाफ नहीं काम करना चाहिए। और साथ ही साथ फिर हमने देखा है कि जो काटने के वाकयात के बाद जब बच्चों को या जिनको भी काटा जाता है सिंध के स्पेशली अस्पतालों में अगर ले जाया जाए तो यहाँ पर वैक्सीन जो होती है कुत्ते के काटे की वो अवेलेबल नहीं होती और कितने बच्चे जो हैं वो इस सूरत हाल के पेश नज़र दम तोड़ जाते हैं। जाम शुरू की अगर हम सिचुएशन को डिस्कस करें तो वहाँ पर 2 रोज़ पहले एक वाकया रूनुमा हुआ और एक कुत्ते ने 17 बच्चों को काट लिया और बड़ी अफसोसनाक ये भी सूरत हाल है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। ये तो वैसे ही मजाक में कह रहा हूँ, मतलब एक तरफ तो कुत्ते वो हैं लोगों ने पाले हुए जिनके बारे में ये है कि एक कुत्ता होता है और उसके लिए नहलाने के लिए और उसको खिलाने के लिए 4-4 लोग रखे हुए होते हैं। और वो नवाब साहब का कुत्ता, मुझे ऐसी यूसी साहब की बात याद आ गई कि यूसी साहब कहते हैं, लिखते हैं कि सीज़र उनका बड़ी शानदार उनका एक वो है, अफसानचा कह लें या कहानी कह लें, सीज़र और माता हरी। तो सीज़र के बारे में वो कहते हैं कि सीज़र नवाब साहब का वो कुत्ता कि जिसके जीती हुई ट्रॉफियाँ अपने सामने रख के, उसके मेडल अपने गले में पहन के, उसका बाजू अपनी गर्दन में हमायल करके इस फख्र से तस्वीर खिंचवाते हैं गोया उनकी रगों में इसी कुत्ते का खून दौड़ रहा है। तो एक तरफ तो वो सूरत हाल है। फिर वो जो पोमेरियन टाइप के कुत्ते होते हैं, मतलब छोटे छोटे कुत्ते, मतलब वो पोमेरियन की यूसुफ साहब लिखते हैं कि फ्लफी वो बड़े छोटे मतलब होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। वो जब तक चलना शुरू करते पता नहीं चलता इसका मुंह किधर है। बात करने का मकसद हाँ हरमीत, वो कुत्ता जब तक चलना शुरू कर दे पता नहीं चलता इसका मुंह किधर है। तो वो इतना एक तरफ वो है, एक तरफ हम इन कुत्तों की बात कर रहे हैं जो आवारा मतलब सड़कों में गलियों में मतलब वो घूमते फिर रहे हैं। मैं यूसुफ साहब की एक और बात मुझे याद आ जाती है कि वो पोमेरियन के हवाले से वो कहते हैं, यादश बखैर जब आतिश जवान था बल्कि नौजवान था तो हमने इन गुनाहगार आंखों से मिसेस एंडरसन को, अपने पोमेरियन कुत्ते को पाए बागों में, ये मैं कहानियाँ इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों को पढ़ना भी चाहिए साथ में। ये बड़ी खूबसूरत जो यूसी साहब की तहरीरें हैं इनको देखना चाहिए, बड़ी मजाक से भरी हुई, बहुत तंजिया अंदाज में हैं, तो इनको देखना चाहिए। लेकिन हमारी वापस आते हैं सिंध की सूरत हाल की तरफ कि सिंध की सूरत हाल बड़ी गंभीर है इस मामले में और जो ज़िली इंतज़ामिया है उसको बाकी इसका नोटिस लेना चाहिए। जो अपोजिशन के अरकान है सिंध असम्बली में वो तो फिर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जो हुकूमत आवारा कुत्तों से निपट नहीं सकती वो बाकी मसाइल का क्या संभालेगी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में वाकई ये जिस तरह से रऊफ साहब ने भी कहा है कि वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो अस्पतालों में वैक्सीन लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि जब कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, जब कोई बच्चा जो है वो जान की बाजी हार जाता है तब पता लगता है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो वैक्सीन एक तो लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ ज़िले इंतज़ामिया को इनके खात्मे के लिए या कोई और इकदाम करके इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और सीरियसली इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इवन मदरसों में भी बच्चों के साथ बहुत सारे बदफेली के वाक़यात होते हैं और ऑब्वियसली पेरेंट्स को इस बारे में इतनी एजुकेशन नहीं है, बच्चों को इस बारे में इतनी एजुकेशन नहीं है और खुदा न ख्वास्ता जब ऐसा रऊफ साहब कोई वाक़या हो जाता है तो बच्चों को अंडर प्रेशर रखा जाता है और पेरेंट्स की तरफ से दबाव डाला जाता है कि तुमने अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी, कुछ बोलना नहीं है किसी के भी सामने। तो बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस हवाले से नूर फाउंडेशन जो है वो भी अपना काम कर रहा है। हमारे साथ हमारे शो में जो आज मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। डायरेक्टर नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी डॉक्टर सीमा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग रिसर्च एनालिस्ट माहा यूनुस हमारे साथ शो में मौजूद है। माहा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी कि नूर फाउंडेशन, नूर सेंटर का मकसद क्या है और इस ज़िमन में मतलब ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है जी, बिल्कुल। इसमें नूर सेंटर जो है वो क्या खिदमात सरअंजाम दे रहा है? एक्चुअली जो नूर फाउंडेशन है उसका एक पार्ट है नूर सिस्टम ऑफ फातिमा मेमोरियल सिस्टम का एक कंपोनेंट है। उसके अंदर जो हमारा सेंटर है नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, उसमें हमारे डिफरेंट टेक्निकल और रिसर्च कंपोनेंट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं।
फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिसर्चेस कर रहे होते हैं रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन, रिलेटेड टू द एजुकेशनल सेक्टर। ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हम लोगों की एजुकेशन सेक्टर में और मैटरनल सेक्शन में और हेल्थ सेक्टर वगैरह में। इसी तरह हम रिसर्च कर रहे थे। हमने एक रिसर्च की है अंडर द नूर फाउंडेशन अलॉन्ग विद द यूके ऑर्गेनाइजेशन है एम्पलीफाई चेंज के साथ मिलकर हमने एक प्रोजेक्ट किया है जिसका मकसद है, जिसका नाम है सफर हिफाजत। सफर हिफाजत का हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, नौउम्र बच्चों को जो कि आपके 10 साल से 16 साल तक की उम्र के आते हैं, उनको हम कैसी टेक्टिक्स सिखाएं कि वो अपने आप की हिफाजत कर सकें। उसी में जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं तशद्दुद के, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो चाहे वो जिनसी तशद्दुद हो। तो उसमें हमने बच्चों को मुख्तलिफ महारतें सिखानी हैं। एक उनको हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। उनको हम ये बताएं कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो एहसासात है उसका इजहार करें ताकि वो बैड टच, उनको हम बताएं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर करें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनको बता सकें कि हम अपनी हिफाजत कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम उसकी कैसे हिफाजत कर सकते हैं। स्कूलों में जाके मतलब आप इस तरह की ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी कल ही एक वाकया हुआ, परसों जी बिल्कुल कल भी हुआ और वो मौलवी साहब को तो खैर चला निकाल दिया गया वहाँ से। JUIF ने उनकी रुकनियत भी खत्म कर दी। काफी उन्होंने सख्त इकदाम किए हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात हैं बहुत ज्यादा हैं। और हमने ये जो रिसर्च की है ये हमने बॉयज में भी की और गर्ल्स में भी की, क्योंकि दोनों इफेक्टेड हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये ज्यादा वाक़यात स्कूल्स में हो रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है इर्द गिर्द जो सुने हैं वाक़यात, उसमें बच्चों को हरासमेंट का सामना फैमिली मेंबर से भी होता है, चाचू मामू। ये तो बात है कि आजकल किसी बोलने नहीं दिया जाता। उनको हमने ये सिखाया है कि आपने बोलना है, कम्युनिकेट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको देना है कि उनमें अगर ये नहीं कहना। जो हमने रिसर्च की हमने गवर्नमेंट स्कूलों में की, हमने 4 स्कूल बॉयज़ के लिए 4 स्कूल गर्ल्स के लिए, उनमें हमने ये किया और हमने उनको कहा, बच्चों को जब पूछा गया कि आप जब खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम चुप रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है। तो इसके लिए हमने बेसलाइन रिसर्च की, बेसलाइन डाटा कलेक्ट किया जिसमें हमने उनके नॉलेज, एटीट्यूड, उनके रवैये क्या हैं और वो फिर क्या कैसे प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमने उनको सिखाया। तो पहले हमने देखा कि उनका बेसलाइन एटीट्यूड क्या है। तो ज़्यादातर बच्चों ने यह कहा कि हम खामोश रहते हैं, हमें कहा जाता है कि खामोश रहें, आपने नहीं बोलना। रूमा, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहबा एक एज होती है कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि भाई आप टॉयलेट ऐसे जाएं, आप खाना ऐसे खाएं, आप पानी ऐसे पिएं। तो फिर जब बात आती है जिनसी तालीम की के हवाले से या सेक्स एजुकेशन जो है इसके हवाले से बात आती है, यहाँ पे हिचकिचाहट सी महसूस की जाती है हमारे माशरे में। एक तो ये बताइएगा कि ये एक बच्चे को सप्रेस करना कितना खतरनाक हो सकता है उसके मुस्तकबिल के लिए, और क्या कौन सी ऐसी एज है जिसमें हमें कम से कम बच्चों को ये बैड टच, गुड टच और इसके हवाले से हमें एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम बड़ी उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। 5-6 साल का, 10 साल तक का हो जाता है, हम कहते हैं बच्चे को छोड़ दें, अब वो खुद कुछ कर लेगा। हमें ये नहीं पता कि वो बलूगत की फेजी से गुजरेगा, उसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी। तो हमें बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको वो वैल्यूज़ बताना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बताना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सही। महा, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो प्रोजेक्ट है नूर के अंडर ही आता है, सफरे हिफाजत, मतलब ये क्या सोच के नाम रखा गया इसका, और अभी तक इसके तहत आपने या नूर सेंटर ने क्या क्या काम जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत किए? प्रोजेक्ट सफरे हिफाजत, जैसे इसका नाम बता रहा है, ये एक वो सफ़र है जो हम बच्चों की हिफाजत के लिए तय करवाना चाह रहे हैं। उनको LSBE लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन करिकुलम पढ़ा के, ये वो करिकुलम है जो कि आहंग की मदद से हमने ये करिकुलम एक मॉडिफाइड वर्जन इम्प्लीमेंट किया इन स्कूल्स में, जिसकी वजह से बच्चों को ज़िंदगी की महारत बता रहे हैं कि कौन सी बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि उन्हें पता होना चाहिए। इस करिकुलम में जैसे न्यूट्रिशन, वैल्यूज़, जेंडर रोल्स, पीयर प्रेशर, जैसे अभी उन साहब ने बात की कि पीयर प्रेशर भी है बहुत ज़्यादा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चे और पेरेंट्स में बहुत गैप है, डिफरेंसेस बहुत हैं, वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो लोग बात नहीं कर पाते इस बारे में। तो इस बारे में हमने उनको तालीम दी। 13 से 14 साल के बच्चों थी एवरेज एज थी जिनको हमने ये पढ़ाया है, और ये पंजाब के स्कूल में पढ़ाया गया। सही। इसमें माफी चाहता जी, नहीं, मतलब खासतौर पर जिस वक्त बात आती है, अब बहुत से प्रोग्राम हमने देखे बाहर भी होते हैं, हमारे हमसाया मुल्क में भी होते हैं, जहाँ पे बच्चों को ये बताया गया है कि कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे आपने टच नहीं होने देना, और अगर टच कोई करे तो आपने चीख मारनी है या शोर मचाना है।
तो इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह हैं कोई, मतलब जी जी, इसमें ऐसे था कि हमने सबसे पहले तो जो पहला मरहला था इस पूरे प्रोजेक्ट का वो था ट्रेनिंग। हमने जिन्होंने ये पढ़ाना था, क्योंकि इसके लैंग्वेज सेंसिटिव सही लफ्जों का चुनाव कि बच्चों को इसका पढ़ाना कैसे, बताना कैसे, वो बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हमने फैसिलिटेटर्स, जिन लोगों ने ये पढ़ाया उनको फैसिलिटेटर्स का नाम दिया था कि टीचिंग और फैसिलिटेशन में एक फ़र्क है, जो कि एक बहुत हमारा पुराना तरीका चलता आ रहा है टीचिंग का, एक वही कि किताबें खोलो, पढ़ो और घर जाओ। वो उससे ब्रेक देने के लिए हमने ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग में क्या बताया गया कि बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करना है, बच्चों से वो सही अल्फाज, वो सही मीडियम यूज़ करते हुए, ताकि बच्चा डरे मत, बच्चा कंफर्टेबल फील करे कि बात कैसे करनी है और बच्चा इस चीज़ को समझ सके कि हम उसको पढ़ा क्या रहे हैं। वो ट्रेनिंग करवाएगी टीचर्स में गवर्नमेंट स्कूल्स के और डॉक्टर्स में, जो कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। अच्छा, ये अभी तक आपने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को टारगेट किया या प्राइवेट स्कूल्स को भी आप आने वाले वक्त में एंगेज करने का इरादा रखते हैं? कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान के हर स्कूल में या फिर हर उस माशरे में, हर घर में इस तालीम की आगाही इसको इतना फैलाया जाए कि ये हर बच्चा महफूज, अपने आप को मुकम्मल और पुरएतमाद महसूस करे कि ये चीज़ वो कैसे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स को किया था, आगे कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में भी हो सके। हमारी दुआएं भी, हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं कि अल्लाह करे ये जो प्रोजेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड हो और ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स तक भी इसका दायरा कार जो है वो वसी किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जा सके। और ऑब्वियसली इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो तो बच्चे जो हैं वो बिला हेजिटेशन, बिला झिझक अपने जो पेरेंट्स हैं उनको इन वाक़यात के बारे में बताएं। खैर नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बाद अभी शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ स्कूल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो बदफेली के वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम किस तरह से की जाए, बच्चों को इस हवाले से एजुकेट किस तरह से किया जाए, पेरेंट्स को इस हवाले से एजुकेट किस तरह से किया जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं। माहा और डॉक्टर सीमा हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो वाक़यात रूनुमा होते हैं इसमें अक्सर बच्चे खामोश रहते हैं, बताते नहीं, पहले तो पेरेंट्स को नहीं बताते और अगर बताएं भी तो पेरेंट्स की जानिब से ये प्रेशर डाला जाता है कि आपने किसी के सामने ये बात नहीं करनी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, इसको बूस्ट करने के लिए जो नूर फाउंडेशन है वो क्या काम कर रहा है, बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए? हमने जो हमारा सफर हिफाजत का प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो हमने बच्चों को सिखाए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे हमने कहा सेल्फ स्टीम, उनको अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करना और माँ बाप के साथ इतनी इंटरेक्शन करना जिनको वो बता सकते हैं कि उनको बताना चाहिए और उनको ये बताना कि वो एक अहम शख्सियत है, उनकी अपनी एक वैल्यू है, तो वो अपनी वैल्यूज़ को, अपनी एहसासात को एक्सप्रेस करें, उनको दबाने की कोशिश ना करें। जो हमने रिसर्च की, जो हमारा बेस लाइन था, उसमें से ज़्यादातर लोग जो थे ना वो कहते थे कि हम खामोश रहेंगे। 73% बच्चों ने ये कहा कि हम खामोश रहते हैं, शर्म की वजह से, डर की वजह से, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है जैसे कि रिश्तेदारों में से भी कोई ना कोई इसमें शामिल होता है। लेकिन बच्चे को बताया गया कि आपने बोलना है, आपने बताना है, आपको आपकी एक वैल्यू है, आपकी कॉन्फिडेंस आपने डेवलप करना है, जिसकी वजह से ही करना है। तो जब हमने एंड लाइन विजिट किया तो हमारे 95% बच्चे इस बात पे तैयार हो गए थे कि अब हम ये बात चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे। ये आपने उनको सिखाया। इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि जो बच्चे नफ्सियाती तौर पे इस तरह के शिकार होते हैं, जिस्मानी तौर पे होते हैं, नफ्सियाती तौर पे वो एक तरह के मरीज भी बन सकते हैं। इतनी खौफनाक सूरत हाल हो जाती है कि उनकी शख्सियत दब जाएगी, दूसरे कल को वो भी इसी तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हो सकते हैं बदला लेने के लिए। तो इस बारे में किस तरह के काम है, इस तरह के बारे में मतलब किसको एजुकेट करने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के ऐसे जो वाक़यात हो उसकी नफ्सियात को बेहतर करने के लिए भी बिल्कुल जो हमारे सफर हिफाजत का प्रोग्राम है वो सिर्फ जिस्मानी की सेहत के लिए नहीं देख रहा, उसकी जज्बाती सेहत को भी देख रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके एहसासात हैं, उनको भी हम बिल्डअप करते हैं कि आपने बताना है, आपने बोलना है। ये बात सबसे अहम है कि आपने बताना और बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरमीत, आप यहाँ पर कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से या माहा से? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक तो हम देखते हैं कि बच्चों से जिस तरह मुशक्कत की जाती है, फिर ट्रैफिक लाइट पे आप जाएं तो वहाँ पे भी एक लाइन होती है बच्चों की, और जब इनके वालिदैन से भी पूछा जाता है, लास्ट टाइम मैंने एक रिपोर्ट भी इन पर बनाई थी तो उनका यही कहना था कि भाई आप 300 रुपये हमें दें,
हम बच्चों को पढ़ाई देते हैं, कितना मुश्किल होता है? आपका इदारा इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है कि इन बच्चों के जो वालिदैन उनको कायल करना, ताकि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उनको तालीम दी जाए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो सेफ हो? ये देखिए ना, बच्चों के लिए ये माँ बाप को उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर आपने पैदा कर लिए हैं तो उनकी हिफाजत करना, उनकी तालीम और तरबियत करना भी आप ही का फ़र्ज़ है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो उनकी हिफाजत करें, ये माँ बाप को सिखाना होता है। लेकिन एक देखे ना, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेते हैं कि उनके हेल्पिंग हैंड्स उनके हो जाएं। उसकी तरबियत देना, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे माशरे में तालीम आम नहीं होगी तो पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे कि हमने अपने बच्चे को जब पालना कैसे, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महज की तरफ चले जाए। महज ये बताओ ना आप कि जब बच्चे ज़्यादा हैं जी। और बहुत से ऐसे वाक़यात ऐसे हमने देखे हैं कि जहाँ पे बड़े भाई ही इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब वो जिनसी ज़्यादती का शिकार बना लेते हैं। लेकिन खैर हम ये इस वक्त लेते हैं कि स्कूल या कॉलेज में या मदरसे में उनके साथ इस तरह की कोई ज़्यादती हो जाती है। स्कूल या मदरसे की ज़रा बात कर लेते हैं, तो वालिदैन को किस तरह से फिर कायल किया जाए कि अब वो भेजें इनको उसी स्कूल में या उसी मदरसे में? जी, ये बहुत मुश्किल फैक्टर है, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि बाकी बच्चों को भी वहाँ भेजा जाए। जी, ये एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा। इससे पहले आपके जो पहले प्रेशर था, जो आप पहले पूछ रहे थे कि बच्चों का ज़हनी दबाव होता है, उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि एक स्कूल में मेरी इंटरेक्शन चली थी बच्चों के साथ। हम वीकली इंटरेक्शंस रखते थे, इसके साथ पढ़ाने के साथ साथ भी। तो उस पर एक बच्ची ने मुझे कहा कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस पे बात कर ही रही हैं और इस पर काम हो ही रहा है, कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो कि हमारे साथ सेशंस किया करे इधर, वीकली मंथली, जैसे भी पॉसिबल हो। मेरे लिए वो बहुत एक इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग चीज़ थी कि एक मेरे साथ 6वीं जमात की बच्ची मुझे ये कह रही है कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये कहीं ना कहीं अंदाजा है कि उन्हें कहीं बात करने की जरूरत है, पर शायद उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उन्हें वो एक डायलॉग जगह नहीं दे पा रहे जहाँ पे वो ये बात कर सकें या डिस्कशन कर सकें। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हुए कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, इसी प्रोजेक्ट सफरे हिफाजत का हमारा दूसरा अहम कंपोनेंट था पेरेंट सेंसिटाइजेशन। पेरेंट सेंसिटाइजेशन में हमने ये करने की कोशिश की कि बच्चे को तो जाना ही जाना है, वो तो हमारा है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए, पेरेंट्स को कैसे बताया जाए कि क्या बच्चों को कैसे ये कॉन्फिडेंस देना है कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चों को कैसे महफूज और गैर महफूज चीज़ों में बताया जा सके। उसके लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेरेंट्स नहीं इतना इंटरेस्टेड होंगे, पेरेंट्स डरेंगे, पेरेंट्स कहेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। पेरेंट्स को बुलाया गया कि आप स्कूल्स में आए, हमारे साथ मीटिंग करें, हमने ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है आपसे। टू आवर सरप्राइज देयर वाज दिस वन स्कूल, उधर 100 अबव पेरेंट्स थे। उधर इतनी वो माँ इंटरेस्टेड थी कि आप लोग कोई आया इस बारे में बात करने के लिए, तो पेरेंट्स बहुत विलिंग थे कि कोई हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है। ये जिनकी आप बात कर रही हैं वो तमाम सरकारी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स थे? जी ठीक, मतलब ये उनके हवाले से भी आगाही बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल में थोड़े मतलब मुतवस्सत तबके या उससे नीचे के लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे। और प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब उन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कीन होते हैं इस तरह की चीज़ों में। लेकिन ये मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन भी इस प्रोजेक्ट में इस हवाले से इंटरेस्ट ले रहे थे। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पर मतलब इस हवाले से कोई काम होने की ज़रूरत है? ये लोग तो आप अपने ओन पर कुछ सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के निसाब में इस तरह से कोई एक चैप्टर होना चाहिए और हर स्कूल में उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस तमाम का जो काम का दायरा कार है वो वसी किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सकें। अभी तो सिर्फ ये चंद स्कूलों की बात है। ये हमारा मकसद ही ये, हमारा इस रिसर्च करने का मकसद ही ये था कि हम इसको गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, जिसका हमारा नेक्स्ट जो हमारा कदम है वो इसी की तरफ है कि हम हेल्थ करिकुलम में ऐड किया जाए, करिकुलम में नसाब में ऐड किया जाए। इट्स अ पार्ट एंड शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम, ताकि हम ये थ्रू चलता रहे। ये नहीं कि कुछ साल के लिए चलना है फिर हुकूमत चेंज होगी तो कुछ हो जाएगा, चलता रहना चाहिए। हमारे अपनी जनरेशन है, हमारे अपने बच्चे हैं, उनको हमें हमेशा के लिए महसूस करना चाहिए। हमारा यही है कि जी हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 मिनट है। हरमीत, जल्दी से सवाल कीजिएगा।
जी जी, हमने तो बात कर दी, एजुकेशन पे बात हो रही है, दीगर चीज पे जो बच्चे मुशक्कत करते हैं घरों में, घरों की बात की, उन पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे देखे कि उन बच्चों के हवाले से वो काम भी कर रहे हैं, कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो तो हम रोना हर दिन रोते रहते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ये प्राइवेट सेक्टर है, क्या क्या काम आप लोग उन बच्चों के हवाले से क्या काम कर रहे हैं इस वक्त कि उन बच्चों को भी कम से कम तालीम की तरफ लाया जाए, उनके वालिदैन के हवाले से उनको जो पैसों का मसला है वो भी हल्का फुल्का वो भी सोल्व हो, तो इस तरह कोई काम करें आप लोग? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल हम काम करें। हमारा एक और हिस्सा है जो नूर एफएमएस के सिस्टम के अंडर आते हैं, जिसमें हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, जो कि हमने हमारे कुछ एरियाज हैं जो कि हमारे अटैच्ड हैं विद हमारे नूर एफएमएस सिस्टम से। उसमें हमने फॉर्मल स्कूल्स भी खोले हुए हैं और इनफॉर्मल स्कूल्स भी खोले हुए हैं, जहाँ पे बहुत कम फीस होती है और वहाँ पे हम जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे घरों में हमने टीचर्स ली हुई हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह हमने कुछ अपने आउटरीच एरियाज में हमने फॉर्मल स्कूल खोले हुए हैं जहाँ पे हम लोग तालीम दे रहे थे। मेरे ख्याल से इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं इसको बहुत अच्छा ये आप लोग काम कर रहे हैं। नूर फाउंडेशन बिलाशुबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप कह रहे हैं बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद भी रोका जा सके और जिनसी तशद्दुद के बारे में भी पेरेंट्स को और बच्चों को आगाही हासिल हो। नाज़रीन, हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, महा आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक शो में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे टैक्स पर। कोई भी जो मुल्क है वो टैक्स कलेक्शन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाया जा सके। इसके लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है और टैक्स की अहमियत क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट राव सनवर अली। राव साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले टैक्स की अहमियत पर आ जाते हैं ना कि टैक्स की अहमियत क्या है और टैक्स देना क्यों ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की में इसका क्या किरदार है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। किसी भी मुल्क, जैसे आपने खुद फरमाया कि उसका टैक्स के ऊपर इन्हिसार है, तो वो इस तरह ज़रूरी है कि हमारी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अपने खित्ते में हमारी हालत बहुत बदतर है कि हम अपनी टोटल आबादी का 1.3% ओनली टैक्स फाइलर्स हैं। यानी कि हम जो 2020 के जो गोशवारे हैं ये 29 लाख समथिंग यानी कि सबमिट हुए हैं। इसमें से भी 10 लाख वो लोग हैं जिन्होंने जीरो टैक्स दिया है। यानी कि इतने कम लोगों ने हमारा बोझ उठाया हुआ है। तो ये एक एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में यानी कि टैक्स दिया जाए और टैक्स की अहमियत बताई जाए। जैसे खान साहब ने सियासी शऊर दिया, इसी तरह हमारी आबादी को एक एजुकेट करने की ज़रूरत है। उन बिजनेसमैन्स को जो एक मार्केट में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, तो अगर उनको एजुकेट किया जाएगा कि आप अपनी मुल्क की तरक्की में, वैसे तो हम अपने मुल्क के ऊपर जान देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि टैक्स की जो अदायगी है ये भी उतनी ही ज़रूरी है जैसे दूसरी चीज़ें हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि टैक्स देने वाला या जो हमारा दरमियाना मतवसत तबके का ताजर है या बड़ा ताजर है, वो कहता है जी मैं ज़कात देता हूँ जी, और मुझ पर तो लागू ही नहीं होता इस्लामी। उसने एक मतलब ऐसा सहारा लिया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये उसको किस तरह से उसके दिन में किया जाए कि वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये स्टेट का टैक्स है जो तुमने जो। और दूसरी एक और बात है कि जो देने वाले हैं वो बहुत से कहते हैं जी हमें मिलता क्या, हमें टैक्स के बदले कोई सहूलियात नहीं मिल रही होती। ये दो चीज़ें जिन्होंने बड़ा रोका हुआ है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक तरफ तो देखो गवर्नमेंट को ये चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स फाइलर्स हैं, तो उनको सहूलियात भी दी जाएँ, इंसेंटिव भी दिए जाएँ, और ताकि जो नॉन फाइलर है वो दूसरों का फ़र्क समझकर भी टैक्स नेट में आए। और दूसरी तरफ जैसे हम ज़कात में और खिरात में नंबर 1 नंबर 2 पे हैं पूरी दुनिया में, इसी तरह हमें टैक्स नेट में भी उसी रफ्तार से आना पड़ेगा, टैक्स की अदायगी में भी उसी तरह हमें टॉप पे आना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क उठे। मैं ख्याल में इसमें सॉरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, इसमें से सिर्फ 1.3% जो हैं लोग वो टैक्स देते हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि बहुत सारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो टैक्स देने की तरफ आएँ। अब एजुकेट करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए कि वो टैक्स देने की तरफ आएँ? क्योंकि हमारे यहाँ पर उस तरह से लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। बाहर के ममालिक में देखें तो वो लोग टैक्स देते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ पर टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। जी,
बिल्कुल आपने बढ़िया फरमाया। जैसे देखिए कनाडा की आबादी का 88% टैक्स फाइलर है और यूरोप में ये रेशो 58% है। और हमारा ही हमसाया जिसकी हम हर बात में एग्जांपल देते हैं, इतनी बड़ी आबादी का 4% टैक्स फाइलर है, तो हम बहुत पीछे हैं। एजुकेट में देखें, जैसे आप मीडिया हैं, आपके एक हफ्ते में कोई ऐसे प्रोग्राम हो, जैसे हमारी मसाजिद हैं, जुमे में लोग जाते हैं, तो हमारे उलमा हजरात को, कारी साहबान को, मौलवी साहबान को उनका भी ये रोल बनता है कि वो इस चीज़ को तमीज़ करवाएं लोगों को कि अगर टैक्स के बगैर अदायगी की जो रकम है वो हलाल हराम में चली जाएगी। तो ये अभी हमें ये एजुकेट करने की ज़रूरत है जी। इसमें बहुत बड़ी बात यह है ना कि लोगों को ये बताया जाए कि आपने ज़कात दी गरीबों के लिए जी, गरीबों के ऊपर खर्चो फलाही मतलब उस कामों के लिए। जो आपने टैक्स देना है, आपके अस्पताल बनने हैं, आपकी रोड्स बननी हैं, आपकी रियासत का तमाम निज़ाम चलना है, तो ये फ़र्क समझाने की में ज़रूरत है। और मैं वो सलमान साहब जो एक्स मिनिस्टर भी रहे, अभी भी एडवाइज़र हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारी जीडीपी का एक बड़ा तनासुब जो है वो टैक्स देने लग जाए तो शायद हमें गैर मुल्की फंडिंग की ज़रूरत ही ना पेश आए, हमें किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत ना पेश आए। इतना पाकिस्तान में जान है, आप समझते हैं कि मतलब ये हो सके? सर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे इस दफ़ा 4700 अरब यानी कि 4700 अरब रुपए की हदफ था और वो तकरीबन अबूर होने के पास है। अगली दफ़ा 5800 अरब रखा गया है, तो मैं नहीं मानता वो मुश्किल है। वो भी ठीक कह रहे हैं। देखिए जैसे आपकी इचरा मार्केट है, आपकी लिबर्टी मार्केट है, आपकी आजम क्लॉथ मार्केट है, आपकी शालमी है, इन तमाम का देखिए कमो बेश 20 साल हो चुके हैं, सर्वे नहीं हुआ। एक देखिए पिछली 2 हुकूमतों ने एक भी सर्वे नहीं किया। देखिए 5 साल के टर्नओवर में आप अगर हर साल नहीं सर्वे कर सकते, आप अपनी एक 5 साल में एक सर्वे तो करवाएं। तो मैं खान साहब से ये अपील करूंगा कि उनको एक सर्वे, एक कंप्लीट सर्वे हो जिसमें देखिए इतनी बड़ी मार्केट्स है, इनमें एक फिक्स टैक्स कर दिया जाए कि आपने 5000 रुपया मंथली देना है सिर्फ, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आपकी कलेक्शन भी आएगी, टैक्स फाइलर्स भी होंगे, टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे। तो ये एक वो तरीके है। अच्छा, ये जो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, लोगों के लिए बता दें कि इसमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है मतलब आसान ज़बान में? सर जी मैडम, वो इस तरह है कि एक तो है आपने नंबर ले लिया, एनटीएन नंबर ले लिया, उसको बोलेंगे टैक्स पेयर। अच्छा, टैक्स फाइलर ये है कि आपका एक सालाना गोशवारा जाता है, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न्स भी बोलते हैं, गोशवारा भी बोला जाता है, उसको आईआरएस में, एफबीआर में यानी कि सबमिट करना पड़ता है। वो आ जाएगा फाइलर। अब फाइलर नॉन फाइलर का यही फ़र्क होगा और यही वो गैप रखा गया है। और फाइलर को फ़वाइद दिए गए हैं, नॉन फाइलर के नुकसानात हैं। जैसे अभी कैश विड्रॉल के ऊपर यानी कि वो फैसिलिटीज़ को ख़त्म यानी कि फैसिलिटीज़ दे दी गई उन बिजनेसमैन को जो नॉन फाइलर थे। एक तरफ तो देखिए, अब मेरी कल बैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई, वो ये कह रहे थे कि ये अच्छा इकदाम नहीं हुआ कि पहले लोग डर के यानी कि 1 लाख के ऊपर 0.6% था, तो 1 लाख पे 600 की टैक्स की कटौती हो रही थी। तो अब लोग डर के मारे टैक्स नेट में आ रहे थे और अपने रिटर्न्स को फाइल भी कर रहे थे। तो अब दूसरी तरफ ये हुआ कि उन बिजनेसमैन को सहूलियात भी दे दी गई। अगर हम कहें कि ये एक सियासी यानी कि चला गया है, यानी कि सियासी एक इमरान खान साहब ने जो सियासी एक इशू किया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टैक्स नेट में लोग बढ़े, तो वो किस तरह बढ़ेंगे जब आप ऐसे इकदामात को रिवर्स करेंगे? अच्छा, इसमें ये बताइए, बहुत ज़रा बात होती है ज़री टैक्स की ऊपर कि उनको भी लाना चाहिए टैक्स नेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ज़िम्मेदार वडेरा वो आके रुकावट बन जाता है। वो आप समझते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, उनको भी लाना चाहिए टैक्स नेट में? सर बिल्कुल लाना चाहिए। और देखें जैसे पिछले साल 2300 अरब रुपए की उनकी आमदन थी, इस साल 3100 अरब रुपए की आमदन किसान को हुई है। ठीक है, तो एक बड़ी आमदन है और एक बड़ा यानी कि हिस्सा है। अगर किसान चाहे तो अगर अपना हिस्सा डाले तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, उसमें ये कहते हैं ना कि वो अगर करेंगे तो ज़रूरी अजनास महंगी हो जाएंगी। वो चूँकि देखिए ना, बिजनेसमैन तो ये करता है कि जो उसने टैक्स देना है वो भी कंज्यूमर के ऊपर खर्च मतलब लगा देता है, उसकी कीमतों बढ़ा देता है, वो अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये फैक्टर है जिसकी बुनियाद के ऊपर शायद डर रहे होते हैं मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा। सर देखिए, बिजनेसमैन की जैसे देखिए 4 लाख तक एग्जाम्प्ट है और 4 लाख से ऊपर वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देता है और इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। पाकिस्तान में 2 टैक्सेस हैं। डायरेक्ट क्या है कि जो अपनी इनकम का हिस्सा दिया जाए, इनकम टैक्स को बोलेंगे, और जो किसी से कलेक्ट करके दिया जाएगा उसको इनडायरेक्ट बोला जाएगा। ठीक है।
तो वो इट्स मीन के सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, इसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राव सनवर अली, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, इतनी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन टैक्स के हवाले से हमारे साथ शेयर की। बहुत ज़्यादा नाज़रीन यहाँ पर ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, लोगों को एजुकेट करने की इस हवाले से बहुत ज़रूरत है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, वादी नलतर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से 2-2.5 घंटे की ड्राइव पर है, मुसाफत पर है, और बहुत खूबसूरत ये टूरिस्ट पॉइंट है। और इसका जो पहला फेज है रोड के हवाले से, नलतर एक्सप्रेसवे के हवाले से, उस पर काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरे फेज पर अब काम जारी है। और जो वादी नलतर के खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज होने वालों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है कि वो अब वादी नलतर जो है वो बासानी जा सकते हैं। इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं, लोगों को पता चले कि नलतर है कितनी खूबसूरत जगह, कितना ग्रीन, लश ग्रीन और किस तरह का है। सियाहत के फरोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना लाजमी है। गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ सियाहती वादी नलतर में सियाहत को फरोग देने के लिए नलतर एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से जारी है। नेशनल लॉजिस्टिक सेल के जेर तामीर नलतर एक्सप्रेसवे का पहला फेज मुकम्मल कर दिया गया है। गिलगित RCC पुल से नलतर तक 47 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में शामिल है। NLC ने 21 किलोमीटर रोड मेटल कर दिया है, जिसकी वजह से नलतर जाने वाले सयाहों में खुशी की लहर है। टूरिस्ट जब भी आते थे नलतर वैली एक्सप्लोर करने के लिए तो उनको अपनी जीप पर नॉर्मल आना पड़ता था। वहाँ से वो अपनी गाड़ी छोड़कर जीप बुक करवाते थे और नलतर की लेक्स तक जाते थे। अभी NLC ये प्रोजेक्ट कर रही है नलतर एक्सप्रेसवे का, जो कि बहुत स्पीड में चल रहा है, और वंस ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा। नलतर वैली में ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उससे होटल ओनर्स को फ़ायदा है, टूर ऑपरेटर्स को फ़ायदा है, और तमाम आवाम को फ़ायदा है जो एज अ गाइड काम करती है इन टूरिस्ट के साथ। जी, NLC की मदद से जो यहाँ पे नलतर वैली में रोड बन रही है, इससे टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो इजीली अपने गाड़ियों में आके यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ इस खूबसूरत वादी को एंजॉय कर सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नलतर एक्सप्रेसवे पर मायारी काम हो रहा है। NLC को चाहिए कि फेज 2 को जल्द मुकम्मल करें ताकि इलाके में सियाहत को तरक्की मिले और इनकी मईशत भी मुस्तहकम हो सके। मोहम्मद ताहिर राना, पब्लिक न्यूज़, गिलगित। बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त किस्म और का, बाकी बिल्कुल ठीक बात है कि सियाहत के फरोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये रिपोर्ट देख रहे थे जो आपने बनाई है, बड़ी खूबसूरत वादी की आपने हमें इस रिपोर्ट के जरिए सैर करवा दी। ये बताइएगा, पहला फेज जो है वो तो मुकम्मल हो चुका है, दूसरा फेज कब तक मुकम्मल होगा, और जो रास्ता है उसकी ड्यूरेशन पर कितना फर्क पड़ेगा जब ये नलतर एक्सप्रेसवे जो है मुकम्मल हो जाएगी? तो जी बिल्कुल, पहला फेज जो 30 किलोमीटर का था वो मुकम्मल हो गया, और दूसरा फेज 35 किलोमीटर का शायद जुलाई तक काम की रफ्तार है उसको देखें तो जुलाई के एंड तक ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो भी उसके बाद शुरू किया जाएगा। अच्छा, ये बताओ ताहिर के अगर जुलाई के एंड तक ये मुकम्मल हो जाता है तो इसका मतलब है कि नलतर में जो सर्दियों के खेल होते हैं वो लोग एंजॉय कर सकेंगे वहां आके? जी बिल्कुल, ये मैं पहले बताना चाह रहा था कि ये जो 2-2.5 घंटे का जो सफर है ये घट के 1 घंटे का हो जाएगा, और जो मकामी लोग नहीं जा सकते थे, छोटी गाड़ी मालकान नहीं जा सकते थे, वो भी आराम से जा सकेंगे। ठीक है। साथ जो विंटर टूरिज्म है, फिर आप गर्मियों की बात करें तो गिलगित का यानी सिटी के करीब करीब सियासी मकामात में से एक है। नासर में आप जाएं तो आपको अस्तोर की चलतियां भी वहां पे मिलेंगी, आपको तेगत जो सियासी मकामात है उनकी, न सिर्फ वहाँ पे मर्गजार हैं बल्कि वहाँ पे झीलें भी हैं। वहाँ पे जो है जब सर्दियाँ आती है तो वहाँ पे विंटर टूरिज्म भी होती है। तो सड़क बेहतर जब बनेगी, जब ये वाली जो NLC बना रही है, माशाल्लाह बड़ा मयारी काम हो रहा है, ये मुकम्मल होगा तो सयाहों का जो है बढ़ जाना यकीनी। और साथ तक ये भी बताते चलो कि सड़क के जैसे ये जो नलतर एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ है, नलतर में बहुत ज्यादा होटल्स बनने शुरू हो गए, यानी कि लोगों का जो वहाँ पे रोजगार का एक नया जरिया भी निकल आया है और लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू की है नलतर वादी में।
अच्छा ताहिर, इस हवाले से भी बताइएगा कि अभी वहां पर सयाहों की कितनी बड़ी तादाद है जो मौजूद है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सयाहती मकामात खोलने का फैसला किया था जब कोविड की सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई है, तो नलतर वादी में इस वक्त सयाहों का क्या रुझान आप देख रहे हैं? जब हम गए थे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुल्क के बेहतर हिस्सों से आए हुए इंटरनेशनल टूरिस्ट को हमने देखा वहाँ पे। वो बड़ा, कई लोग तो ऐसे ही थे जो, अच्छा यानी अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर? जी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और लोग कई छुट्टियां लेके ऐसी वादियों में जाके अपना वक्त गुजारते हैं सुकून के लिए। सही। और इस वक्त मौसम कैसा है नलतर का? और आप खुद भी गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो ये बताइएगा यहाँ पर किस तरह का मौसम है? जी गिलगित में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और गुज़िश्ता 2 दिन से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से गर्मी का जो जोर था वो दूर किया है। यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा मौसम है। गिलगित की बात की जाए तो यहाँ भी ठंडी हवाएं चल रही है, और नलतर की बात की जाए तो शायद लोग जो सयाह वहाँ गए वो कंबल ओढ़े बैठे होंगे। अच्छा ताहिर, ये बताओ कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि अगर लोग आएंगे तो उनको वैक्सीनेशन करवा के आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अपना जो PCR रिपोर्ट है वो साथ लेके आए, ये वहाँ पे भी सख्ती है? इस तरह की होटल इजाज़त नहीं दे रहे उसके बगैर? नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ये SOPs वाज़ेह किए गए थे, लेकिन इस तरह की कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नजर नहीं आता। मतलब हमें अभी तक कोई इस तरह की कोई खबर नहीं मिली कि गवर्नमेंट ने कहे थे कोई इस तरह की तस्दीक की हो। सयाह आराम से आ रहे बगैर वो सर्टिफिकेट दिखाए भी जो लोग है वो गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात में घूमते नजर आते। अच्छा, आगे की तरफ थोड़ी सी दूसरी साइड की मतलब देखा जाए तो नलतर से हट के जो दूसरी वादियां हैं उधर फिर अलीआबाद है, करीमाबाद है, इधर की सूरत हाल क्या है? सर जाहिर है हुंजा जो है वो स्थान बन चुका है सयाह के हवाले से। तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा शुरू दिन से जैसे ही ऐलान सयाह पे जो पाबंदी थी वो खत्म हुई थी तो एक रश उमड़ आया था सयाहों का। जो वहाँ पे गर्म इलाकों में जो लोग गर्मी से सताए हुए लोग थे वो इन इलाकों का रुख करते। तो अगर हुंजा की बात किया खासतौर पे अताबाद की, तो अताबाद में बहुत ज्यादा रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे रश नजर आता है। सही। अच्छा। रश बहुत ज्यादा नजर आता है, और जब ये एक्सप्रेसवे जो है एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो जाएगी तो 2 से ढाई घंटे का जो सफर है वो 1 घंटे या 40 मिनट तक आ जाएगा। इसके अलावा मौसम भी खुशगवार है, सयाह भी जो है बड़ी तादाद में नलतर वैली का रुख कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, आपने हमें ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो थी वो दी। नाज़रीन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन कल बड़ा सनसनी खेज मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स ने 184 का टारगेट दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को, जो कि वो पूरा ना कर सका और प्ले ऑफ मैच से मतलब आउट हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स। इरफान जहीर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और साथ ही साथ के आसिफ अहमद हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इरफान, कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट एडिशन तक तो एक अच्छी टीम रही, इस दफा उनकी कोई बैड लक चल रही है। कल का मैच भी हार गए, और आप दोनों की प्रेडिक्शन थी कि मुल्तान सुल्तान्स मैच जीतने वाला है, और वाकई थोड़ा सा कह दूं कि हकीकत में सनसनीखेज मैच नहीं हुआ। अच्छा, बड़ा ही फुसफुसा मैच, यानी अगर कोयटा ग्लैडिएटर को देखा जाए तो फुसफुसा मैच हुआ। यानी इतना फुसफुसा के शुरू में ही आउट होके लाइन लगी हुई थी और कोई हाल नहीं था। मतलब कितना वर्ष कोई खेल सकती थी टीम, इससे उतना वर्ष खेली। इससे वर्ष कोई नहीं खेल सकती थी। क्यों नहीं, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फुसफुसा। देखिए उसकी वजह ये है कि जो आपका कैप्टन होता है, हम बार बार इसको डिस्कस करते हैं, कल सरफराज बुझे थे पूरे मैच में, अगर आपने फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा हो उनको। और आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चेरिश फेसेस थे, इमरान ताहिर हैं, धानी है, शाहनवाज धानी, वो सब इंजॉय करके गेम को खेल रहे थे। सो ये एक ऑब्वियसली थी कि उनका पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट वो जो है वो बड़े लेट डाउन हुए में है कोयटा ग्लैडिएटर्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। सो वो कल के मैच में भी इसी तरह नजर आया, डिमोरलाइज मैंने बात की। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो मैंने काफी देखा भी, इनके मेंटोर जो थे ना सर वेवर रिचर्ड, जब से मैंने देखा है वो इनके डगआउट में नहीं थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक तो आल्दो की इनकी पिक इस दफा अच्छी नहीं थी, जो मुझे लगता है कि बड़ी एक मोनोटोनस थी। एक तरह के प्लेयर इन्होंने पिक कर लिए, फॉरेन प्लेयर अच्छे पिक नहीं किए।
फब डुप्लेसी किया और कई इंजरी भी आई, वो भी अपने कैरियर के डिक्लाइन की तरफ है, पीक पे नहीं है अपने कैरियर की। तो आपने इसी तरह आपने देखा कि वो क्रिस गेल को भी लिया तो वो भी डिक्लाइन पे है, हाँ। अपने कैरियर की पीक पे नहीं है। तो ये और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो मैंने बताया कि मेंटोर सर वेवर रिचर्ड इनके डगआउट में नहीं है। जब तक वो थे टीम का कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट नजर आता था, टीम के अंदर एक एनर्जी डिफरेंट थी, और जब से वो नहीं है खासतौर पर सेकंड हाफ के अंदर यूएई के अंदर आए हैं तो वो लगता है कि टीम बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉक्स है। इमरान ताहिर ने कल जो गेंदें की हैं मतलब वो उसने घुमाया हुआ था बिल्कुल ही, मतलब और वो बहुत कम रन उसने दिए। अच्छी चीज ये थी कि कल ड्यू फैक्टर नहीं आया, जिसके बाद आपने देखा कि कल हवा चल रही थी तो बॉल फास्ट बॉलर का बॉल भी सीम और स्विंग कर रहा था, जो कि नॉर्मली मैचेस के अंदर हमने देखा कि 2-4 ओवर के बाद नहीं बॉल सीम करता, लेकिन कल ड्यू फैक्टर ना होने की वजह से काफी सीम और स्विंग कर रहा था बॉल। मतलब बॉलिंग को अगर देखा जाए जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसकी तो बॉलिंग भी को बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर 180 प्लस रन हो गए, और जब आप 180 प्लस रन कर लेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि एक तरह की आप काफ़ी शोटी के साथ कह सकते हैं कि मैच आपकी ग्रिप में है। अब देखिए कल जो इमरान खान ने जो बॉलिंग की, इमरान खान जूनियर ने जो पहला ओवर किया अपना, उसमें उन्होंने पहली बॉल पे तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उनको बहुत ही कमाल का एक छक्का लगा, लेकिन जो उन्होंने कम बैक किया, जो उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की और उससे फिर कमर टूट गई। और मैं कल खुश हुआ था कि सरफराज जो है एकदम उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर एकदम ऊपर किया है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ऊपर करने का फायदा इसलिए नहीं हुआ कि उनका जो टॉप ऑर्डर था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और फिर सरफराज भी एक ऐसी शॉट खेलते हुए आउट हो गए जिसका बिल्कुल मुझे दुख होता है कि इतना सीनियर क्रिकेटर है जो पाकिस्तान को लीड कर चुका है और जो देख रहा है कि मेरी टीम मुश्किल में है, उसको फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। शान मसूद की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बड़े अरसे के बाद कमबैक किया, तो उस पर आपका? शान मसूद बहुत अच्छा खेले और उनसे इस किस्म की क्रिकेट की तवक्को नहीं की जाती, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक रेड बॉल के क्रिकेटर हैं और वो 5 दिन की क्रिकेट जो है उसमें वो सुदामत साबित होते हैं। लेकिन कल उन्होंने जो बैटिंग की वो खुद भी कल जब उन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू दे रहे थे रमीज राजा को, तो वो ये कह रहे थे कि मैं ये चाहता था कि टीम के जो दूसरे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं मैं उनकी कमी पूरी करूं, अगर उनसे परफॉर्म नहीं होता तो मैं ये करके दिखाना थे, यानी वो ये कह रहे थे कि मैं करके दिखाना चाह रहा था कि आई कैन डू, और मैंने करके दिखाया। लास्ट 1 ईयर से जैसे हमने सर देखा वो टीम में नहीं थे तो बड़ी मेहनत भी बहुत कर रहे थे। अगर जितना मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है, सबसे हार्ड वर्कर अगर आपको प्लेयर, टैलेंटेड शायद ना कह सकें आप, टैलेंट उसमें इतना नहीं है, बट टैलेंट उसमें मेहनत के लिहाज से, हार्ड वर्क के लिहाज से सबसे हार्ड वर्किंग प्लेयर आपकी शान मसूद है। इसमें सब प्लेयर एग्री करते हैं, जितनी वो जान मारते हैं, तो वो उनका हार्ड वर्क नजर आया। और फिर जिस तरह इन्होंने कहा कि वो T20 के तो बिल्कुल एसोसिएट नहीं किया जाता बिल्कुल, और कैप्टनसी से भी हटाने की वजह ये थी कि शायद उनकी टीम में जगह भी नहीं बनती। उनके बारे में आप हमेशा ये सोचते हैं कि जनाब 100 बॉलों पे 25 रन करने हैं, टेस्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है उनको, और जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और डेवलप की और जिस तरह वो मोमेंटम दिया, फिर उसकी मोमेंटम को कैरी किया, फिर जॉनसन चार्ल्स ने बहुत जबरदस्त फिर क्लोजिंग की उस मैच इनिंग्स की, तो वो बड़ी एक आउटस्टैंडिंग 24 बॉलों पे 47 रन स्कोर किए, तो वो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट और बड़ा एक रीजनेबल टोटल मिल गया। जब आपकी बॉल ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा, ग्रिप अच्छी हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल बहुत अच्छा टोटल था। एक मेरा ख्याल डिस्कस हमें रौसा वो भी कर लेना चाहिए, सरफराज कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कुछ होता रहा। अच्छा, उस पर मेरी ना फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल जाता है वो बोल देता है और फेक इन्फॉर्मेशन देती है। तो मैंने इसकी पूरी ऑथेंटिक सब प्लेयर जो उधर मौजूद थे उनसे बात करके पूछा कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, कि क्या ऐसा मसला हुआ। अब बाउंसर लगा है तो सरफराज उनके पास आए, जब आपने देखा होगा रन पूरा किया तो सरफराज ने उनको आके कहा कि एक क्रिकेट के अंदर कहा जाता है स्पिरिट ऑफ गेम, एक एथिक्स भी आ जाते हैं, क्योंकि जेंटलमैन गेम है। उसके अंदर होता है, आपने देखा होगा कि जब भी किसी को बाउंसर लगता है तो हमेशा फील्डर या बॉलर खासतौर पे सबसे पहले बॉलर जाता है कि आर यू ओके, कोई आपको इंजरी तो नहीं होगी, आप अगर मतलब एक ये एथिक्स के अंदर चीज है, स्पिरिट ऑफ गेम। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी ने और एग्रेशन शो किया, जब उसने एग्रेशन शो किया अपने जेस्चर्स के साथ, तो सरफराज ने आगे से कहा कि आपको एग्रेशन के बजाय मुझे सॉरी करना चाहिए। वो सरफराज का ऑब्जेक्टिव ये था कहने का, शायद उनको गलत लगा शाहीन शाह अफरीदी को कि शायद सरफराज कह रहे हैं कि मैं सॉरी करूं बाउंसर करने पे। वो वापस आए, उन्होंने आगे से फिर और एग्रेशन शो किया कि मैं सॉरी क्यों करूं, मैं बाउंसर मारा मैं फिर मारूंगा, इस चीज का सॉरी। सरफराज का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सरफराज का कहने का मकसद ये था कि तुम्हें इतनी कटसी या एथिक्स नहीं है कि तुम अब मैं कैप्टन रहा हूं। ओब्वियसली एक वो ठीक बात कर रहे थे, बाकी सब प्लेयर का भी मानना था कि आपके कंट्री का कोई कैप्टन रहा हो
तो एथिक्स के अंदर आप इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकते। आल्दो के आज आप परफॉर्म कर रहे हैं या वो कैप्टन नहीं है, क्रिकेट में यू नेवर नो कि कल क्या सिनेरियो, और सरफराज ने ही उनको टीम में जगह दी थी, सरफराज ही शाहीन शाह को लेके आए थे। तो एक मिस पोर्ट्रे ये किया जा रहा था पूरे मीडिया के ऊपर कि सरफराज ने कहा कि तुमने मुझे बाउंसर क्यों मारा, इस पे सॉरी करो। वो इस पे नहीं सॉरी का कहा गया था, सॉरी का रीजन ये कहा गया था कि तुम्हें एथिकली मेरे से पूछना चाहिए था कि क्या मैं ठीक हूँ। अच्छा चले, आपका इस पे क्या कमेंट? देखिए इसमें जो मैच रेफरी है अनीस, उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मैनेजर हैं आजम खान, उन्होंने जाकर शिकायत की थी कि जो शाहीन शाह अफरीदी का रवैया था वो दुरुस्त नहीं था। और शाहीन शाह अफरीदी के रवैये के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि सरफराज एक सीनियर खिलाड़ी हैं और जो फास्ट बॉलर होता है उसका अग्रेशन पूरी दुनिया में होता है, कहीं पे भी बाउंसर्स होते हैं। कल शाहनवाज धानी ने भी बाउंसर किया और जब उनके हेलमेट पे लगा उस्मान खान शिनवारी के तो वो पास आए, रिजवान उनके पास आए, उनसे पूछा आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। इवन ग्रेटेस्ट ब्रायन लारा को जो बाउंसर किया शोएब अख्तर ने, तो शोएब अख्तर खुद भाग के पास आ गए, वो गिर गए थे। सो ये होता है। लेकिन सरफराज को थोड़ा सा, मुझे सरफराज से ये कहना है, उनको ये करना चाहिए था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने कर्टेसी नहीं दिखाई, वो जूनियर है, और तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था और लेट इट गो। इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी नहीं बनानी चाहिए थी, बल्ला उठा के उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कर्टेसी शो नहीं कर पाए तो आप मैच के बाद उनको कह सकते थे। जी बिल्कुल। तो बड़ेपन का मुजाहरा सरफराज को करना चाहिए था और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को करना चाहिए था कर्टेसी शो का। वो वैसे कमी पूरी की मोहम्मद हफीज ने। एग्जैक्टली मोहम्मद हफीज ने आके दोनों को समझाया कि इसमें ऐसा कोई नहीं, और आप एक कल को फिर आपने ड्रेसिंग रूम में बैठा होना है, फिर मिलना है और एक ही टीम में होना है, इकट्ठे दौरे करने हैं। जी जी देखिए ये इरफान साहब, ये तो एग्रेशन जो है ना क्रिकेट के अंदर और खासतौर पे T20 में भी, और जब आप ये समझ रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ और वो तो आप में थोड़ा सा वो आ जाता है, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन एथिक्स को किसी जगह पे। और ये जो आपने हफीज वाली बात की है ना, ये असल में ये बात है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना वो अपना रोल प्ले करते हैं और चीजों को काम डाउन करते हैं। तो हफीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें। ग्रेट। हफीज जो है वो तो बाहर थे, तो वो भाग के आए अंदर। नहीं हफीज ग्राउंड में ही थे। अच्छा, ग्राउंड में ही थे और वो पास थे। मेरा मतलब ये है कि ये टीम में किसी टीम में वो शामिल नहीं है, वो मतलब उसका उस तरह से पता नहीं। वो और कलर के बॉलर वो मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे, उधर से फिर वो उन्होंने जब देखा कि ये काफी हाइपर होते जा रहे हैं दोनों, तो फिर उन्होंने आगे बचाव करवाने के लिए उनको आना पड़ा। वो फिर उन्होंने मामला सेटल डाउन किया। बिल्कुल ठीक बात है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था और सरफराज दोनों को सर्फ दिखाना चाहिए था, अपना बड़ापन दिखाना चाहिए था, एक सीनियरिटी का। देखिए ये ग्रेटेस्ट विवियन रिचर्ड की बात कर रहे थे, उनका आपने वो क्लिप देखा होगा कि आपको पता है कि जब बॉलर रन अप कर रहा होता है तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन होता है उसको अलाउ नहीं होता कि वो क्रीज छोड़ दे जब तक बॉल डिलीवर नहीं होगी। इतने मैच के क्रूशियल मोमेंट थे, विवियन रिचर्ड भागते हुए आए, बैट्समैन ने बॉल डिलीवर होने से पहले ही अपनी पॉपिंग क्रीज को छोड़ दिया जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे, तो विव रिचर्ड खड़े हो गए। वो चाहते तो रन आउट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा वापस आइए और अंपायर को वार्न करके इनको वार्न करें। सो ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये कोर्टनी वॉश में भी हमने देखा था, बहुत से बड़े प्लेयर्स के अंदर ये एथिक्स होती हैं। सो हमारे प्लेयर्स को ये सीखना होगा कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फिर ऐसी चीजें जो हैं वो आपके और आपके मुल्क के लिए बदनामी असल में ये यंगस्टर जितने आ रहे हैं ना, ये समझते हैं कि ये चीजें करके हम सुपरस्टार बन जाएंगे। ये वो इसको नहीं समझते कि ये चीजों से आप अपनी कंट्री को भी आप डिफेम करते हो, अपने आप का भी जो एक मोरालिटी है, जो एथिक्स है, आप जब उसको खराब करते हो तो आपका नाम डिफेम होता है। आप सुपरस्टार इस तरह नहीं बनते, सुपरस्टार बनते हो अपनी परफॉर्मेंस से, आउट करने से आप बनेंगे, परफॉर्मेंस से बनेंगे। बट वो आजकल मीडिया इस तरह का बन चुका है, सोशल मीडिया के, वो शायद इन्हीं चीजों को वो टिकटॉक के सारे मैं देख रहा हूँ क्रिकेटर जितने हैं वो टिकटॉक पे भी आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप वो इस तरह की चीजें करके पीछे वो कोई एक्टिविटी लगा के और आप संगे फेम मिल जाएगा तो दरमियान में अगर को आ जाए ना, जैसे हफीज आ गए थे और दोनों को बिठा के जरा बात करें, मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है। अदरवाइज टीम के अंदर खामखा की टेंशन चलती चली जाएगी। मसला वैसे सेटल डाउन हो गया, मेरी कुछ से बात हुई है, दोनों को बिठा के समझाया गया है और शाहीन शाह अफरीदी अपॉलॉजी भी कर चुके हैं कि इट्स द मोमेंट ऑफ द गेम। जो स्पर ऑफ मोमेंट आपके अंदर एकदम सडन हो जाती है तो उस पर मैं अपॉलॉजी करता हूँ, तो चीजें ऐसे सेटल डाउन हो गई है। बट
बात यह है कि होनी नहीं चाहिए। आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप किसी एक कमरे में नहीं, किसी एक जगह पे बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया आपको देख रही है, टेलीकास्ट हो रही है, क्रिकेटर्स भी है। हफीज का बीच में आना जो है वो और मानी खेल है कि सरफराज और हफीज की जो टसल है उसके बावजूद, लेकिन उन्होंने फिर ज़र्फ दिखाया, आप रिजॉल्व कर चुके हैं उस मसले के अंदर भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं दोनों को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसमें भी दोनों ने रियलाइज किया, दोनों सीनियर थे उस मैटर के अंदर, और दोनों ने रियलाइज किया कि हमें इस तरह की स्टेटमेंट हमें भी डिफेम कर रही है, कंट्री को भी डिफेम कर रही है, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो दोनों समझदार थे, एज का भी फैक्टर आता है, उन्होंने जल्दी रियलाइज कर दिया। तो इस इंसिडेंट में हफीज को रियलाइज ज्यादा किया हफीज ने कि ये चीज गलत हो रही है और ये गलत डायरेक्शन पे चली जाएगी, तो उसी तरह वो फौरन जंपिंग किया और उन्होंने सॉर्ट आउट किया। कुछ कहना चाह रहा मैं ये कहना चाह रहा था कि एक और इंसिडेंट हुआ था जो हम कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनली हमारे बारे में फिर क्या डिस्कस किया जाता है। आईसीएल हुई थी, इंडियन क्रिकेट लीग, जो बाद में खत्म कर दी गई, और उसमें लाहौर बादशाहज एक टीम थी वो खेल रही थी, आपको याद होगा, और अब्दुल रज़ाक जो है वो अगेंस्ट खेल रहे थे लाहौर बादशाह के। उनकी टीम के कैप्टन थे क्रिस हैरिस, अगर आपको याद हो। सो राना नवीदुल हसन और अब्दुल रज़ाक में हल्का सा क्लैश हुआ, और कमेंट्री कर रहे थे लेजेंडरी टोनी ग्रेग। टोनी ग्रेग ने जो वर्ड्स कहे थे ना, वो हम सब पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बायस। जब ये दोनों क्लैश कर रहे थे, उन्होंने जो वर्ड के वो आज भी आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा दे आर द पाकिस्तानीज, दे वोंट थिंक दैट दे आर रॉन्ग, दे वोंट थिंक दे रॉन्ग। वो ये नहीं समझे कि हम और फिर इसमें इरफान साहब, मैं बाकी हमारे जो ये जो सीनियर्स जो बैठे हुए हैं, ये रऊफ साहब, इसमें हमारी जो पीसीबी है ना, उसकी बहुत बड़ी गलतियां हैं। पीसीबी को अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने अपने प्लेस को कैसे एथिक्स सिखानी है। आप जब ट्रेनिंग की खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जब हम फिक्सर्स को, जो पाकिस्तान की इज्जत को बेचते हैं, 18-20 करोड़ अवाम के ख्वाबों का सौदा करते हैं और सब हिलाली परचम को बेच के आते हैं और मैच फिक्स करते हैं, जब हम उनको दोबारा टीम में लेकर आते हैं ना, तो फिर ये छोटे छोटे वाक़यात हैं। ये तो फिर उनके सामने कुछ आज भी पीएसएल में 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और दूसरा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स है। पहले मैच के हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम जो है वो ज्यादा बेहतर खेलेगी? इस्लामाबाद यूनाइटेड का अभी तक तो रिकॉर्ड जी, वो सबसे पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे आ चुके हैं, और लास्ट 2-3 मैचेस तो उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं, और उनकी टीम एकदम क्लिक की है। खासतौर पर बैटिंग की बात करें कि टॉप ऑर्डर इवन दो आउट भी हो जाता है तो नीचे से इफ्तिखार देखा, फिर मनरो एक मैच में आउटस्टैंडिंग खेले, फिर आसिफ अली एक मैच सिंगल हैंडली लेके गए, तो वो एक वाइट टीम है। फिर हसन अली का था कि उनका डेंट पड़ेगा, वो जा रहे हैं, वो अब इंटैक्ट है टीम के साथ, वो नहीं जा रहे। फहीम का भी मैंने सुनने में आ रहा है कि वो भी रिकवर कर गए हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत लीथल टीम बनती जा रही है। प्रेडिक्शन में आपका क्या है, किस टीम को चूज करेंगे? इक्वल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एडवांटेज इस्लामाबाद को जाता है। टॉस बहुत मैटर करेगा, जो बाद में खेलेगा उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपके ख्याल में क्या, कौन मैच जीतेगा? शादाब की जो कैप्टनसी है वो पिछले 2-3 मैचेस में जीतने की वजह से ना इम्प्रूव भी हुई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 60 मार्क्स दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को और 40 दूंगा। यानी कि आप दोनों मुत्तफिक हैं, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप ज्यादा चांसेस। और कराची किंग्स वर्सेस कोई लाहौर कलंदर्स, उसमें आप किसको वोट? ये हॉट मैच होगा, और लाहौर कलंदर्स की इस दफा इस सीजन में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर गई है, बहुत अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि जो हिस्ट्री में देखा जाए ना पीछे जाके, तो उसमें कराची किंग को एज है थोड़ा सा, कि तारीख में जो मैचेस ज्यादा हुए हैं पिछले पीएसएल में जितने भी होते रहे उसमें उन्होंने ज्यादा जीते हैं। लास्ट मिनट हमारे पास, आपकी प्रेडिक्शन इस हवाले से क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स के चांसेस ज्यादा हैं। और आपके ख्याल में? लाहौर कलंदर्स ज्यादा फेवरेट है, बट मेरा ख्याल ये भी साथ है कि अगर ड्यू फैक्टर आया तो फिर सेकंड बैटिंग वाले को होगा, अगर ड्यू फैक्टर नहीं आता तो दोनों टीम पहले बैटिंग का फैसला करेंगी, बट ड्यू फैक्टर इसमें मैटर करता है। टॉस क्या और पहला मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप दोनों के वोट हैं। खैर नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।